पहली बात तो हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। आपने जो जो दो आंदोलनों की बात करी, आपने उसके परिप्रेक्ष्य को नहीं समझा होगा। आंदोलन जो है वो एक तेज हथियार के जैसा है। अगर आपके हाथ में तेज हथियार है, आप एक बड़े से बड़े वृक्ष को उससे काट सकते हैं, लेकिन कितना भी आपके हाथ में हथियार बड़ा हो, आप पौधे को पेड़ नहीं बना सकते हैं। जिस जेपी आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, जेपी आंदोलन का लक्ष्य बिहार सुधारना नहीं था। उस आंदोलन को बढ़िया से पढ़िए और समझिए। आंदोलन का लक्ष्य था उस समय की देश की सत्ता में काबिज कांग्रेस इंदिरा गांधी को हटाना। उसमें उनको सफलता मिली। अब आप कह रहे हैं कि आंदोलन हुआ, बिहार में सफलता नहीं मिली। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, आंदोलन से समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। जो कुर्सी पर बैठा है आप उसको हटा सकते हैं, नए समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अन्ना आंदोलन की आपने बात करी, तो अन्ना आंदोलन से भी जो समय देश में जो व्यवस्था थी वो यूपीए हट गई। सृजन का एक अपना समय और एक अपनी पृष्ठभूमि है। आप आंदोलन और क्रांति जब लोग शब्द प्रयोग करते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता, दोनों को मिक्स कर देते हैं। आंदोलन और क्रांति से आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, नई व्यवस्था नहीं बना सकते। और बिहार के नजरिए से, जैसा कई लोगों को लगता है कि जेपी के आंदोलन से निकले लोग ही बिहार चला रहे हैं, ये तो उन लोगों का दावा है। जेपी के आंदोलन में लालू, नीतीश और सुशील कुमार मोदी के अलावे भी बहुत लोग थे। जेपी का आंदोलन हुआ 70 के दौर में, 75-77 के दौर में। लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में। तो ये कौन दावा कर सकता है कि अगर जेपी जिंदा होते तो लालू जी को मुख्यमंत्री बनाते ही? तो खुद से इन लोगों ने अपने आप को कह दिया कि हम ही जेपी के मानने वाले हैं, करने वाले हैं। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया, देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चला 45-50-100 वर्ष। आज कांग्रेस के लोग अगर कुछ गलती करेंगे तो उसके लिए दोष आप महात्मा गांधी को देंगे। उस आंदोलन की शुद्धता, उसके प्रभाव को कम नहीं करके आका जा सकता है। समय के साथ उस आंदोलन से निकले हुए लोग, उसकी विचारधारा वो गलत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने वो प्रयास किया वही गलत है। जो लोग 2 बार 3 बार से विधायक हैं बिहार में और आपके क्षेत्र में भी, उनसे जाकर आप खाली पूछिए कि अपने विधानसभा क्षेत्र के सारे पंचायतों का नाम बता दो। 3-3 बार से जो विधायक सांसद है वो अपने अपने क्षेत्र का पंचायत का नाम नहीं बता सकता है। समस्या का तो बातें छोड़ दीजिए। मैं दावा कर रहा हूँ कैमरे पर, आपके विधायक अगर यहाँ के पंचायतों का नाम बता दे बिना कागज देखे हुए, तो आप जो कहिए मैं मान लेता हूँ। एक विधानसभा में औसतन 25 से 30 ग्राम पंचायत होता है। कहाँ विधायक लोग को मालूम है कि कौन 30 को पंचायत है? कोई नहीं बता पाएगा उसमें। आप पंचायत की अलग अलग समस्या, ऐसे ही थोड़ी में 15 महीना लग रहा है। हम भी तो 6 महीना में पूरा बिहार घूम सकते हैं। एक एक जिले में 1-1 महीना, 1.5 महीना, 2-2 महीना क्यों लगता है? सिर्फ हम चल नहीं रहे। चलना तो एक जनसंपर्क का तरीका है, लेकिन जितना हम चल रहे हैं सुबह से 8 बजे से अभी तक बैठ के वो काम भी कर रहे हैं कि कल जो देखा, जो चर्चा की, जो समझ में आया उसको कंपाइल भी करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, रास्ता कैसे निकाला जा सकता है ये समझते हैं, तभी तो बात सुधरेगा। नहीं तो सिर्फ यात्रा कर लेने से क्या होगा? आप 10-20-50-100 आदमी के साथ घूमिए या 10-20 हजार आदमी के साथ घूमिए, उससे तो समाधान नहीं होगा। बाढ़ समस्या आई है लोग बताते हैं, लेकिन बाढ़ की समस्या को समझने के लिए आपको जनसंपर्क करने की जरूरत नहीं है। 50% बिहार की कृषि योग्य भूमि पर बाढ़ का प्रभाव है या बाढ़ का खतरा है, ये सबको मालूम है। जनसंपर्क और पदयात्रा में उसका दूसरा पहलू समझ में आता है कि जितनी आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है, जो आधी बची हुई जमीन है, उसमें आधी जमीन जल जमाव और सूखे से प्रभावित है। तो जल जमाव मेरी समझ से बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा नहीं होती है। बाढ़ की चर्चा खूब होती है, जल जमाव की चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में करीब करीब 1/3 जमीन, बाढ़ तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन जल जमाव के लिए 1/3 जमीन जल जमाव से प्रभावित है। या तो एक फसल वहां हो रहा है या वो एक फसल भी नहीं हो रहा है। कोई ऐसा ग्राम पंचायत, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 10-20 हजार एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित ना हो। जो नेपाल से लगते हुए एरिया है, वहां पर नदियों का कटाव का मामला ज्यादा है, नदियों के रास्ता बदलने का मामला ज्यादा है बाढ़ से ज्यादा, क्योंकि वहां बाढ़ ज्यादातर सरकारी आंकड़ों में के हिसाब से बाढ़ वहां आता ही नहीं है। बाढ़ की जो डेफिनेशन है कि 3 दिन तक पानी वहां रहना चाहिए, 72 घंटे तक। नेपाल से नदी से पानी आया, 24 घंटे में तबाही मचाई, पानी निकल गया। तो सरकार की नजर में तो वहां बाढ़ आया ही नहीं, लेकिन तबाही बाढ़ से भी ज्यादा हुई। तो पदयात्रा आप करते हैं इन चीज की बारीकियों को समझने के लिए। बिहार में बाढ़ आता है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? तो पटना में, दिल्ली में बैठ के आप बता सकते हैं। बिहार में पदयात्रा का जो मेरा अभी तक अनुभव रहा है, जल संसाधन को लेकर, जल प्रबंधन को लेकर, जल प्रबंधन यहाँ इतना बड़ा विषय है कि आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित, 1/3 जमीन जल जमाव से प्रभावित, और जो बच गया उसमें सूखे की दिक्कत। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचाई की सुविधा 11% से कम हो गई है। 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन में नहर और नलकूप से सिंचाई होती थी, तो वो घट के 89 एकड़ रह गया, क्योंकि नहरों का और नलकूपों का रखरखाव बंद कर दिया गया। दूसरी जो यहाँ समस्या है, अब आप ये पूछिएगा कि यहाँ जल प्रबंधन में इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है कि जल संसाधन विभाग बिहार में चोरी का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा विभाग है।
ये मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, सरकारों को बहुत करीब से देखने के बाद। इसका एक प्रमाण आपको मैं देता हूँ। बिहार में पिछले 30 बरस में ज्यादातर समय गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे भाजपा नीतीश की हो, भाजपा लालू जी की हो, लालू कांग्रेस की हो। आप ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री जिसका रहता है वो सारे विभाग का बंटवारा कर देगा, जल संसाधन विभाग का बंटवारा कभी नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कमाने का सबसे बेहतर जरिया है। और सिर्फ कमाने का ही नहीं, कमाई तो आप लोग जो चोरी कर रहे हैं वो पथ निर्माण विभाग में भी करेंगे, भवन निर्माण में भी करेंगे, अन्य भी विभाग हैं। लेकिन दूसरे विभाग और जल संसाधन विभाग में फर्क ये है, अगर सड़क टूटेगी, सड़क नया बनेगा तभी तो कुछ चोरी कीजिएगा। अगर खराब सड़क बनाइएगा तो पब्लिक को दिखेगा, हल्ला भी हो सकता है कि यहाँ सड़क में चोरी हुई है। जल संसाधन विभाग में दो बड़े जबरदस्त फायदे हैं। एक तो इसमें आप खुद ही बांध तोड़ के बाढ़ लाकर उसमें पैसा सैंक्शन करके चोरी का उपाय लगा सकते हैं। दूसरा, चाहे जितना चोरी कर लिया, लिख दिया कि बाढ़ में बह गया, तो कोई उसका जांच नहीं है, पकड़ा ले जाने की संभावना नहीं है। तो जल संसाधन विभाग सबसे बड़ा चोरी का यहाँ विभाग है, और इसीलिए जो लोग सत्ता में रहते हैं उसको छोड़ते नहीं है। और इसीलिए ये पूरी जो व्यवस्था है, कुछ तो वैज्ञानिक सोच का अभाव है कि इस पूरे पानी को बाढ़ के नजरिए से न देखकर इस पानी को अपनी ताकत समझी जाए। दुनिया में आज पानी की हर जगह कमी है, पूरे देश में पानी की कमी है, और बिहार में इतना ज्यादा पानी है। इस पानी का अगर सही सदुपयोग किया जाए तो कई चीजें आप उसको इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कुव्यवस्था, चोरी इतनी है कि आप सड़क पर चलते हैं तो एक साइड बाढ़ दिखता है, दूसरे साइड सूखा दिखता है। एक साइड खेत में पानी भरा हुआ है 9 महीने, इसलिए फसल नहीं हो रही है, दूसरे साइड पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए फसल नहीं हो रही है। बिल्कुल भाई, सिर्फ बाढ़ नहीं, पूरा जो जल प्रबंधन है बिहार में, जो सिंचाई की योजनाएं चल रही है, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के बाद, एकदम मेरे पास इसका सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सिंचाई की लंबित परियोजनाएं बिहार में है। 1950 से चली जा रही है। अभी मधुबनी में, दरभंगा में आज से नहीं, ये 50 बरस से ये योजना चली ही जा रही है। न कभी उसको पूरा किया जाता है, न उसको बंद किया जाता है। वो परमानेंट कमाने का उपाय है। दूसरा जो ये बांध की बात है, हर बार वही बांध सबको मालूम है। मतलब लोग तो गांव में ये बताते हैं कि पैसा देकर लोग बांध तोड़वाते हैं कि बांध टूटेगा तो फिर वहां पैसा आएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जल को रिसोर्स की तरह हम देखते नहीं है कि पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, इस तरह से नहीं देखते हम लोग। पानी को अभिशाप के तौर पर देखते हैं, जबकि पानी बिहार की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास इतने लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, अगर आपके पास रोजगार का साधन होती है आपकी ताकत होगी। अगर रोजगार का साधन नहीं है तो आपके लिए अभिशाप है, लाइबिलिटी है। ये तो आप किस नजरिए से उसका इस्तेमाल करते हैं। सरकार की नजर में पानी कमाने का जरिया रहा है कि पानी से बाढ़ आने दो, तबाही मचने दो, उसमें कमाई करो। पानी से समाज की तरक्की कैसे होगी, बिहार का फायदा कैसे होगा, इसमें कैसे यहाँ इससे बिजली पैदा होगी, इससे सिंचाई कैसे होगी, इसकी चिंता नहीं है। सबकी चिंता यह है कि हर साल बाढ़ आए और उससे लूटो, फिर अगले साल बाढ़ आए फिर लूटो। सर, हाल ही में अभी तो आपके जिले के ही जल संसाधन मंत्री हैं, और इस जिले की क्या दुर्दशा है बाढ़ और सूखे को लेकर आप देख लीजिए। हम तो जितने प्रखंड से घूमकर आ रहे हैं, लोग अब शब्द ही बोल रहे हैं। कहीं कोई नहर, मतलब कि कहीं नहर खुदवा गया झूठ मूठ का, और वहां हम लोग बता रहे हैं पानी नहीं आ रहा है, लेकिन खुदवा कर दो चार जो भी कितने हजार करोड़ रुपए उसमें निकाले गए। दरभंगा में तो दरभंगा तो उसका जीता जागता, जो मैं बात कह रहा हूँ इसको तो आप देख सकते हैं दरभंगा में क्या हो रहा है। यहाँ का आदमी जल संसाधन मंत्री है, जबरदस्ती का काम पैदा करना और बिना ये सोचे समझे कि उस काम का कोई लाभ है भी कि नहीं है। काम दीजिएगा तभी तो चोरी होगा, उसमें काम कुछ न कुछ पैदा किया जाए। पदयात्रा के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी वो है बेरोजगारी और पलायन। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन बिहार के सबसे बड़े मुद्दे हैं, इसको जानने के लिए पदयात्रा की क्या जरूरत है। पदयात्रा करने से पहले भी हमको इस बात का इल्म था, जानकारी थी कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन पदयात्रा के दौरान इन समस्याओं के सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी और इनकी विकरालता का अनुभव हुआ। जैसे आप पलायन को ले लें, पलायन के बारे में हम लोग की सोच है कि बिहार से आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों लोग नौजवान बाहर जाते हैं मजदूरी करने। लेकिन जब गांव में मैं इतने दिन से घूम रहा हूं तो मैंने पाया कि पलायन सिर्फ गरीबों का मुद्दा नहीं है। गरीब घर के बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो बिहार के नजरिए से समृद्ध परिवार हैं उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं, वो नौकरी और पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं। पलायन हर परिवार को इफेक्ट कर रहा है। गरीब का जो बच्चा है उसको मजबूरी में जाना है, और जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं उनकी भी मजबूरी है कि उनको भी जाना है। परिवार की परिकल्पना ही बिहार में पलायन ने खत्म कर दिया। मान लीजिए हम 15 महीने से चल रहे हैं पैदल, तो बहुत आदमी बताता है भैया ये तो घर परिवार छोड़कर 15 महीने से चल रहे हैं। लेकिन जो आदमी ये बात बता रहा है उसको खुद नहीं इस बात का एहसास है कि उसके बच्चे भी 15 महीना में 1-2 बार ही घर आते हैं, क्योंकि लोगों ने इसको अपने जीवन की सच्चाई मान लिया। तो गांव के गांव 40 से 50% युवा जो है गांव का वो बाहर ही रहता है। जहां बाढ़ प्रभावित जो गांव पंचायत है वहां ये दर 70-80% है।
ऐसे परिवार, गांव में आप जाएंगे तो आपको ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े मिलते हैं, नौजवान नहीं मिलते हैं। ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता साथ में रह रहे हों, ये इक्का दुक्का ही गांव बचे हुए हैं, इक्का दुक्का ही सॉरी घर बचे हुए हैं गाँव में। होली, दशहरा, दिवाली लोग साथ में परिवार मनाए, इसकी परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। यही हाल कमोबेश बेरोजगारी का है। बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसके लिए बड़ा मुद्दा है कि हमारे बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी। जो यहाँ समृद्ध परिवार है वो भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतना ही परेशान है। जो सो कॉल्ड यहाँ पर बड़े किसान हैं, 20 बीघा 25 बीघा की खेती कर रहे हैं, जो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो भी आकर अपने बच्चों के 20-25 हजार रुपये सरकारी नौकरी के लिए भी हाथ जोड़ने को तैयार है। संविदा पर तमाम लोग ऐसे काम करते हुए जब मुझे गांव में मिलते हैं, 6,000, 10,000, 12,000 रुपये पे नौकरी कर रहे हैं। उनसे पूछेगा, वो 10 बीघा का मालिक है, लेकिन 10,000 रुपया के लिए भी, नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो बेरोजगारी और पलायन ये सर्वस्पर्शी समस्या है, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा दुखद। देखिए, ये पहली बात तो आपका और बिहार के राजनीति को पर चर्चा करने और कवर करने वाले लोगों का ये भ्रम है कि जाति सिर्फ बिहार में है। आप बिहार में राजनीति को कवर करते हैं, आप आंध्र प्रदेश तो नहीं गए हैं, तमिलनाडु की राजनीति का आपने अध्ययन नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति, गुजरात की राजनीति को उतनी बारीकी से आप नहीं समझते हैं। वहां पर भी इतनी ही जाति है जितनी यहाँ जाति है। मैंने देश भर में काम किया है, इस बात को समझ लीजिए। जाति जो है वो एक समाज की बड़ी सच्चाई है। हर वो चीज जो समाज का हिस्सा है वो राजनीति में भी उसकी भूमिका होगी। अगर समाज में गरीबी है तो राजनीति में भी गरीबी एक मुद्दा होगा। अगर समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी उसका असर आपको दिखेगा। लेकिन जाति को समझना एक बात है और जाति की राजनीति करना दूसरी बात है। मुझे या जनसुराज को जाति की समझ यहाँ किसी भी दूसरे जाति के नेता से ज्यादा है, लेकिन हम जाति की राजनीति की बात नहीं करते हैं, हमें वो करना नहीं है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, बहुत सारे लोग जो बड़े नेता हैं उनको जातियों की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जाति की राजनीति करते हैं। आपने कहा कि बिहार में तो हर आदमी जाति की राजनीति कर रहा है, ये आपका भ्रम है। हर आदमी जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। मैं रोज कैमरे पर कहता हूँ, आपको क्या लगता है कि लालू जी जाति की राजनीति करते हैं? ऐसा आपको लगता है? हम रोज कहते हैं कि लालू जी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जाति की राजनीति करते तो वो ये कहते कि कोई यादव समाज का आदमी ही बिहार का मुखिया मुख्यमंत्री होगा और सब यादव जी लोग, आप लोग लालटेन को वोट दीजिए। लालू जी तो ये नहीं कह रहे हैं। लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री होगा और सारे यादव समाज के लोग, हमको आप लोग वोट दीजिए। तो ये जात की राजनीति कहाँ हुई? ये तो लालू जी तो अपने परिवार, अपने बेटे की राजनीति कर रहे हैं। ये तो समाज की अज्ञानता है कि उसको लगता है कि भाई हमारे जात के हैं, इनको भाई यादव समाज में लोग पिछड़े नहीं हैं। अगर बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और 14% आबादी यादव समाज की है, तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा पिछड़ों की अगर संख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीब तो यादव ही मिलेंगे आपको। तो जाति की राजनीति, और दूसरी बात कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट करता है, ये भी आपका भ्रम है। अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर वोट करता तो नरेंद्र मोदी को बिहार में वोट कर कौन रहा है ये बता दीजिए हमको। उनके जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। मुसलमान तो जाति पर नहीं वोट कर रहा है, वो लालटेन को जाति के नाम पर तो नहीं वोट कर रहा है। 20% की उनकी आबादी है, वो तो भाजपा के डर से उनको वोट कर रहा है। तो वोटिंग जो है वो सिर्फ इतना सीधा नहीं है कि अरे भैया सब जाति पर होता है, सब जाति पर वोट होता है। अगर ऐसा होता तो जिस जाति समूह का, जिस जाति का कोई नेता बन जाता वो तो कभी नहीं हारता, उसका सीट ऊपर नीचे कभी नहीं होता, क्योंकि जाति की संख्या प्रोपोर्शन तो फिक्स है। बिल्कुल आरक्षण के पक्ष में है जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है। जो शब्द प्रयोग आपने कहा, अवसर की समानता, संविधान बनाने वाले लोगों ने ये कहा कि आरक्षण लागू हो और ये समय सीमा तक हो, 20 वर्ष के लिए किया जाए। क्यों कहा? क्योंकि उनकी सोच थी कि 20 वर्ष में अवसर की समानता सबको मिल जाएगी। अवसर की समानता क्या है? अवसर की समानता सिर्फ नौकरी नहीं है, अवसर की समानता ये भी है कि सबको एक तरह के विद्यालय में पढ़ने का भी अवसर मिले। अवसर की समानता ये है कि कोई बच्चा भूखा भी न सोए। तो अगर कोई बच्चा, उसको पढ़ाई करने की सुविधा नहीं है, उसको भोजन नहीं है, उसको रहने का घर नहीं है, उसका मुकाबला आप ऐसे लड़के से कराएंगे जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, जिसको 4 ट्यूशन दिया जा रहा है, जिसको खाना बढ़िया मिल रहा है, तो अवसर की समानता नहीं हुई। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आरक्षण कब तक? आरक्षण तब तक जब तक अवसर की समानता सामाजिक आर्थिक नजरिए से न हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि 20 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया और आरक्षण को अब बढ़ाया जा रहा है। जिस दिन ये सारे वर्गों के आर्थिक सामाजिक आंकड़े पैरामीटर में या सारे समाज के लोग करीब करीब बराबर हो जाए, थोड़ा कम या ज्यादा, तब आपको आरक्षण हटाए जाने की बात करनी चाहिए। जब तक अवसर की समानता न हो तब तक आरक्षण रहना चाहिए, ताकि जिनको अवसर थोड़ा कम मिला पढ़ाई में, आर्थिक वजहों से, सामाजिक कारणों से, उन लोगों को हाथ पकड़कर आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। और दूसरी एक और बात महत्वपूर्ण आप लोग समझिए, ये बिहार में जो आरक्षण का जो भूत चलाया जाता है, मैं दायरा बढ़ाने की, इसका भूत आप समझिए क्या है।
टोटल सरकारी नौकरी में बिहार के 1.57% लोग ही हैं। चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक सबका संख्या जोड़िएगा तो वो है 1.57%। जो बिहार की आबादी है उसका 1.57% ही सरकारी नौकरी में है। तो अगर आप उसमें आरक्षण का दायरा बढ़ा भी दीजिएगा तो कुछ हजार लोगों को फायदा होगा। 98.5% जो आबादी है वो तो उस दायरे में आती ही नहीं है, वो सरकारी नौकरी में है ही नहीं। तो आप आरक्षण चाहे 100 कर दीजिए, उससे कैसे उसकी गरीबी दूर हो। हमारा नजरिया हमने आपको बता दिया, जो भी संविधान के अनुसार व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मेरा नजरिया ये है कि समाज में सुधार तब होगा जब इनको अवसर की समानता शिक्षा में दी जाए, अवसर का समानता भूमि में दिया जाए, अवसर की समानता पूंजी में दी जाए। दलित परिवार के बच्चे, जो अति पिछड़े परिवार के बच्चे हैं, उनको पूंजी भी दी जाए ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। उनको बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा सके ताकि वो आगे जाकर कम्पीट कर सके। उनको भूमि दिया जाए ताकि वो अच्छी खेती किसानी कर सके। सिर्फ सरकारी नौकरी में अगर आप आरक्षण करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे तो इन समाज को उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। और ये बात जो सरकार ने भी जातिगत सर्वेक्षण कराया, ये इन्होंने अपना मुंह पर खुद कीचड़ लपेट लिया। भाई 32 वर्ष से आप कह रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। 32 वर्ष से बिहार में सत्ता में है कौन? लालू और नीतीश। तो अगर इन वर्गों के साथ अन्याय हुआ, इनको वो लाभ नहीं मिला, ये वंचित रह गए, तो इसका दोषी कौन है? जो सत्ता में बैठे हैं। तो लालू नीतीश को ये जवाब देना चाहिए कि 32 वर्ष सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने के बाद, 32 वर्ष इनके नाम पर, इनके वोट से राजा बनने के बाद आपने इनके लिए क्या किया? ना उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, ना उनकी शैक्षणिक स्थिति सुधरी, ना उनको सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या बढ़ी। अब फिर आप कह रहे हैं कि इसको 50 से 65 से 80, अब जो करना है कर लीजिए। भाई जब वो आदमी चला गया मजदूरी करने बॉम्बे में, तो आप बिहार में सरकारी नौकरी में कितना भी आरक्षण दे दीजिए। ये तो समाज को मूर्ख बनाने का प्रयास है। आप देखिए बिहार में जो सरकार है, नौकरियों की बात छोड़ दीजिए, बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़। 60% उस बजट का वाले जो विभाग हैं वो सिर्फ 2 आदमी के पास है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो भाई आप पथ निर्माण विभाग किसी अति पिछड़े को दीजिए, गृह मंत्रालय आप किसी मुसलमान को बनाइए, किसी दलित को दीजिए। उनको रोक कौन रहा है आप? और अगर कोई नहीं रोक रहा है तो इसका मतलब है कि आप ही दोनों लोग तो मिलकर सबका हक मार रहे हैं। क्या वंचित, क्या अकलियत, क्या दलित, क्या सवर्ण, सबका हक मारकर 2 आदमी बैठा है, वो है नीतीश कुमार और लालू यादव।